हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब में। आइए हम पार्ट 2 में समास के कुछ बचे हुए समास को उदाहरण सहित समझते हैं। आइए देखते हैं। तो द्विगु समास है, तो द्विगु समास को की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। द्विगु समास वह समास है जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान हो। जैसा कि पहले ही दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद को हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा था। जिसमें पूर्व पद जैसे राजकुमार है, तो इसमें राज जो है पूर्व पद होता है और कुमार जो है उत्तर पद होता है। ठीक है। और जब पूरा राजकुमार हो जाता है तो ये समस्त पद होता है। तो पूर्व पद का मतलब पहला पद और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। ठीक है। तो द्विगु समास वह समास है जिसमें पूर्व पद यानी पहला वाला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो, यानी कि जो उसका पहला पद है वो संख्यावाचक यानी किसी भी गिनती का उसमें वर्णन हो, वो लिखा हो, और उसके बाद उसको इसमें समूह या समाहार का ज्ञान हो और उस पूरे शब्द से एक समूह का बोध हो, तो वो द्विगु समास होता है। आइए इसको हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह। इसमें दिया गया है उदाहरण में सप्त, जैसे सप्त को हम अलग करते हैं, ये प्रथम पद हो गया और सिंधु जो है द्वितीय पद हो गया। ठीक है। तो सप्त जो है ये संख्यावाची विशेषण है, यानी कि इसमें गिनती है कोई 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 है, 7 लिखा है, तो ये सप्त जो है क्या कहते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है। और इसको हम पूरा मिला देते हैं तो ये 7 सिंधुओं का समूह यानी कि पूरे ये समूह का बोध करता है, तो ये द्विगु समास हो गया। आइए आगे हम देखते हैं उदाहरण। जैसे दोपहर है, तो दोपहर का जो प्रथम पद है जो दो, वो भी संख्यावाची विशेषण है और इसको हम पूरा मिला देते हैं तो हो जाता है दोपहरों का समूह। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम त्रिलोक। त्रिलोक में जो पहला जो शब्द है त्रि यानी कि 3, और इसको क्या कहते हैं, इसका जो उत्तर पद है लोक, तो इसको हम मिला देते हैं, इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं हम लोग। तो तीनों लोकों का समूह यानी समाहार। ठीक है। तो यानी पहला पद इसका संख्यावाची विशेषण हो और इसको मिला देने से पूरा पद जो है पूरे समूह का बोध कराता है, तो ये द्विगु समास हुआ। उसी प्रकार चौराहा में जो चौ है यानी 4 का बोध कराता है और चौराहा को मिला देते हैं तो पूरे समूह का बोध कराता है, तो 4 राहों का समूह यानी 4 रास्तों का समूह। इसी प्रकार है नेक्स्ट उदाहरण है, हम लोग देखते हैं नवरात्र। नव जो है प्रथम पद है, इस प्रथम पद जो है संख्यावाची विशेषण है, नौ यानी कि 9, और रात्र यानी कि रात, यानी कि 9 रात्रियों का समूह। तो इसमें भी पहला पद संख्यावाची है और पूरे समूह का बोध कराता है, यानी कि 9 रात्रियों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। सप्त यानी कि सप्त जो 7 का बोध कराता है पहला इसका पद, और उसके बाद जब हम मिला देते हैं तो 7 दिनों का समूह यानी कि पूरे समूह का बोध कराता है ये भी। अब आइए हम इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नवग्रह। इसमें नवग्रह का जो प्रथम पद यानी कि नव जो है ये भी गिनती का बोध कराता है यानी संख्या का बोध कराता है, 9 यानी 9, और इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं तो ये पूरे 9 ग्रहों का समूह हो जाता है, यानी पूरे समूह का बोध कराता है ये। ठीक है। चौमासा यानी 4 मासों का समूह। इसमें भी चौ जो है 4 संख्या को दर्शाता है और मासा यानी महीना। ठीक है। तो 4 महीनों का समूह, पूरे समूह को ऐसे दर्शाता है, और इसका प्रथम पद यानी कि जो पहला पद है वो संख्यावाची है, जैसे ये 4 है। ठीक है। तो द्विगु समास को हम कैसे कैसे समझेंगे अगर कहीं आएगा तो, इसको संक्षिप्त में हम देखते हैं। तो द्विगु समास में पहले तो पहला पद अगर जो हमें कहीं भी संख्यावाची दिख जाता है तो वो द्विगु समास हो जाएगा, और उसके बाद उस पूरे शब्द से हमें किसी समूह का बोध होगा तब वो द्विगु समास हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को हमें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है कि कहीं भी ये कुछ आए यानी समूह आए और संख्या का बोध कराए पहला पद, तो हम तुरंत अपने दिमाग में ये बिठा लें कि हाँ ये द्विगु समास ही है। ठीक है। आइए अब हम जो है नेक्स्ट समास को देखते हैं जो द्वंद्व समास है। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोग सोचिए।
द्वंद्व समास का अर्थ होता है लड़ाई, लड़ाई यानी झगड़ा, द्वंद्व प्रतिद्वंदी यानी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो वही होता है द्वंद्व, यानी एक दूसरे के विलोम। प्रतिद्वंदी वही होते हैं जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, या एक दूसरे के पूरक होते हैं, या फिर एक दूसरे के समकक्ष यानी बराबर वाले होते हैं, उन्हीं में जो है द्वंद्व होता है। तो आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, विग्रह मतलब अलग करने पर, और अथवा या एवं लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास में है कि जिस समास के दोनों पद, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कहीं प्रथम पद जो है इसका प्रथम पद प्रधान होता है, कहीं इसका द्वितीय पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यही देखा, लेकिन यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, यानी कि इसका पहला पद भी प्रधान है और इसका दूसरा पद भी प्रधान है, ठीक है। तो वो द्वंद्व समास होता है। और आगे तथा उसका विग्रह करने पर, और विग्रह मतलब अलग अलग अगर जो हम उसको करते हैं तो वो उसके बीच में और लगता है, अथवा लगेगा या एवं लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों से हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि इसमें दोनों पद जो है एक ही समान रहेंगे, यानी दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे, ठीक है। दोनों पद प्रधान होंगे, पहला पद भी दूसरा पद भी। और अगर हम उसको अलग अलग करते हैं यानी विच्छेद करते हैं तो उसके बीच में और लगेगा, अथवा लगेगा या लगेगा, एवं लगता है, ठीक है। तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। आइए हम देखते हैं। वैसे हम आपको बता देना चाहेंगे कि द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में जब कोई शब्द आए तो वो एक दूसरे के उल्टा भी होते हैं, उल्टा मतलब विलोम भी होते हैं, एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। तो आप लोग तुरंत पहचानिएगा कि ये द्वंद्व समास है। फिर ये शब्द जो है एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी द्वंद्व समास हुआ। और ये शब्द जो है जितना इम्पोर्टेंट पहला जो है प्रथम पद होता है उतना ही इम्पोर्टेंट इसका दूसरा पद भी होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को एकदम प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि दोनों जो है उतना ही महत्व रखते हैं जितना पहला उतना दूसरा, ठीक है। तो ये हुआ द्वंद्व समास का। आइए इसे हम और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना देना चाहती हूँ कि द्वंद्व समास के बीच में ये जो चिन्ह लगा रहता है वो योजक चिन्ह है। चिन्ह ऐसे लिखा लगा रहता है योजक, जैसे कि ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म है तो इसके बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ठंडा और गर्म के बीच में वो लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी दो शब्दों के बीच में ऐसे योजक चिन्ह लगा रहता है तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि वो द्वंद्व समास ही है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे विलोम और पूरक होते हैं। जैसे ठंडा और गर्म, ठीक है, ठंडा और गर्म एक दूसरे का विलोम है ना, उसी प्रकार नर और नारी ये भी एक दूसरे के विलोम है और पूरक भी हैं। खरा खोटा ये भी एक दूसरे के विलोम और पूरक भी हैं। राधा कृष्ण ये भी एक दूसरे के विलोम यानी उल्टे हैं और क्या कहते हैं एक दूसरे के पूरक भी हैं। राजा और प्रजा भी एक दूसरे के विलोम हैं और पूरक भी हैं। भाई बहन ये भी दोनों एक दूसरे के विलोम हैं और पूरक भी हैं। गुण दोष सीता राम ये भी एक दूसरे के विलोम हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। और पहला जितनी महत्ता रखता है उतना दूसरा पद भी महत्ता रखता है, ठीक है। यानी कि दोनों पद काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी पहला पद भी इम्पॉर्टेंट होता है और दूसरा पद भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बीच में योजक चिन्ह होता है, ठीक है। और एक तीसरा जो परिभाषा में दिया है कि उसका अगर जो हम विग्रह करते हैं तो उसके बीच में या और एवं और ये सब अथवा आता है, ठीक है। तो आइए हम उदाहरण से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ठंडा गरम, तो ठंडा गरम के बीच में योजक चिन्ह है तो ये हुआ द्वंद्व समास। और इसको हम अलग अलग करते हैं, लिखते हैं तो ठंडा या गरम, इसके बीच में या आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ठंडा या गरम ये बीच में दिया हुआ है तो हमने इससे भी पहचाना कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसी प्रकार नर नारी है तो नर नारी के बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है और नर और नारी यानी हम लोगों ने विच्छेद किया तो नर और नारी बीच में और शब्द आ गया तो ये भी एक पहचान है। उसी प्रकार खरा खोटा के बीच में योजक चिन्ह है
और उसका हम विच्छेद करते हैं तो खरा या खोटा, ठीक है, तो या आया इसके बीच में, तो ये भी द्वंद्व समास की पहचान है। उसी प्रकार राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण के बीच में, राधा कृष्ण एक दूसरे के पूरक भी हैं, विलोम भी हैं, और बीच में योजक चिन्ह भी आया हुआ है, और इसका विग्रह करते हैं हम तो राधा और कृष्ण, यानी कि बीच में और आता है, तो हम लोगों ने इसको पहचान लिया कि ये द्वंद्व समास है। उसी प्रकार राजा प्रजा एक दूसरे के विलोम भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, और बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, और इसका विच्छेद करते हैं हम तो राजा एवं प्रजा, यानी बीच में एवं शब्द आ गया, ठीक है, जैसा कि पीछे परिभाषा में दिया है सेम वही है। उसी प्रकार भाई बहन एक दूसरे के विलोम भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, और बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, और भाई और बहन इसका हम विच्छेद करते हैं तो बीच में और आएगा, तो भाई और बहन, ठीक है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं गुण दोष, ये भी एक दूसरे के विलोम भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं, और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और इसका हम विग्रह करते हैं तो गुण और दोष होता है, यानी बीच में इसके और आता है, ठीक है। उसी प्रकार सीताराम जो है ये भी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विलोम हैं, तो वो सीता और राम, इसमें जो है बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और इसको हम विच्छेद करते हैं तो इसके बीच में सीता और राम आता है, यानी कि और शब्द इसके बीच में आ जाता है, तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को द्वंद्व समास काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जो है बहुब्रीहि समास को देखते हैं। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। ये समास काफ़ी इजी है, और ये अभी तक हम लोगों ने जितने समास पढ़े हैं उससे ये एकदम अलग है, क्योंकि किसी में पहला पद यानी प्रथम पद प्रधान होता था, किसी में इसमें उत्तर पद प्रधान होता था, और किसी में दोनों पद प्रधान होता था, लेकिन इसमें एकदम सबसे उल्टा यानी सबसे अलग है ये। इसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जो उन दोनों का अर्थ, उन दोनों पदों को हम मिलाते हैं तो कोई और अर्थ निकलता है, तो वो पद प्रधान होता है, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ना पहला, ना ही प्रथम पद, ना ही उत्तर पद, और ना ही उसका वो समस्त पद, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे नीलकंठ है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी कि नीलकंठ में कहीं भी शिव को नहीं दर्शाया गया है, शिव शब्द को नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। लेकिन इसको हम अच्छी तरह से जब एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि नीलकंठ को अच्छी तरह से हम व्याख्या करते हैं, तो इसमें निकल के आता है कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी भगवान शंकर के कंठ जो है नीले थे, तो आजकल नीलकंठ नाम किस में रूढ़ हो गया है, शिव में, ठीक है। तो इससे हमें तीसरा संकेत मिला है शिव का, तो ये हुआ बहुब्रीहि समास का उदाहरण। उसी प्रकार लंबोदर है, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, यानी इसको हमने लंबोदर शब्द को एक्सप्लेन किया तो गणेश शब्द निकल के आया, यानी कि तीसरा शब्द निकल के आया है, ठीक है। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, यानी कि जिसका उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा है उसे हम गणेश कहते हैं, यानी कि इससे हमें तीसरा शब्द का संकेत मिला है। लंबोदर में कहीं भी गणेश का वो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छी तरह से जब व्याख्या किया तो गणेश शब्द निकल के आया। उसी प्रकार दशानन है, तो दशानन में 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, ठीक है। तो दशानन को हमने जब एक्सप्लेन किया तो इससे तीसरा शब्द निकल के आया रावण, यानी कि 10 है आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, 10 है चेहरे यानी मुख जिसके अर्थात रावण, यानी रावण तीसरे शब्द का संकेत हुआ, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण। उसी प्रकार महावीर है, तो महान वीर है जो अर्थात हनुमान, हनुमान महावीर है, यानी कि हनुमान तीसरे शब्द का संकेत हुआ है हमें, तो ये बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, ठीक है। तो इसमें चतु यानी न पहला पद प्रधान और न ही भुज यानी न दूसरा पद प्रधान,
और ना ही चतुर्भुज का पूरा समस्त पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं है। इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी व्याख्या करते हैं, तो क्या निकल के आता है? विष्णु। ठीक है, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, यानी कि ना ही प्रथम, ना ही द्वितीय और ना ही समस्त पद। इसका हम व्याख्या करते हैं तो विष्णु शब्द निकल के आता है। तो ये हुआ, क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, ना ही पहला पद प्रधान, ना ही दूसरा पद प्रधान और ना ही समस्त पद प्रधान। ठीक है, तो ये इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। आइए हम और उदाहरण देखते हैं बहुव्रीहि समास का। जैसे पीतांबर है, तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। यानी पीतांबर में ना ही हमने पीत ही प्रधान है और ना ही अंबर ही प्रधान है, इसको मिलाकर कुछ और अर्थ निकला है, वो है कृष्ण। ठीक है, उसी प्रकार निशाचर है, तो निशा अलग है, चर अलग है, तो इसमें ना ही निशा प्रधान है ना ही चर प्रधान है। इसको मिलाकर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस शब्द को, तो निकल के आता है राक्षस। ठीक है, उसी प्रकार घनश्याम है, तो ना ही इसमें घन यानी प्रथम पद ना ही प्रधान है और ना ही इसमें श्याम द्वितीय पद प्रधान है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस वाक्य को, तो ये निकल के आता है घन के समान श्याम है, अर्थात कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण तीसरे पद का संकेत देता है। उसी प्रकार मृत्युंजय है, तो मृत्युंजय में ना ही मृत्यु प्रधान है और ना ही जय प्रधान है, ना ही पहला पद मृत्यु प्रधान है और ना ही इसका सेकंड पद जय प्रधान है। तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, यानी कि इसमें किसी तीसरे का संकेत होता है, शिव का संकेत होता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में हम लोगों ने समझा कि इसमें ना ही पहला पद प्रधान होगा ना ही इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें उस शब्द को हम मिलाते हैं, उसको व्याख्या करते हैं, तो हमें कोई तीसरे ही शब्द का संकेत मिलता है, वही हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समास को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर जो कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।